हेलो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के तीसरे भाग में उपहत्या के विषय में दिया गया है, जिसके आज हम दो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 324 और सेक्शन 326। ये दोनों ही सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्सर पुलिस द्वारा जब कार्यवाही की जाती है, जिसमें कि अभियुक्त ने अगर खतरनाक आयुधों और साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत्या कारित की है तो पुलिस 324 लगाती है, और अगर खतरनाक आयुधों साधनों द्वारा स्वेच्छा घोरोपति कारित की जाती है तो धारा 326 लगाई जाती है। इन दोनों धाराओं को पढ़ने से पहले मैं सूक्ष्म अगर आपको रिवीजन कराऊं तो इन धाराओं में सबसे पहले अंतर आता है उपहत्या कारित करना और घोरोपति कारित करने के बीच में। तो उपहत्या कारित करने को और घोरोपति कारित करने को हमारे आईपीसी की धारा 319 और 320 में डिफाइन किया गया है, वहां अपराध नहीं बताया गया। 319 में कहते हैं कि किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल कारित किया जाए तो वो उपहत्या है, और अगर शारीरिक रोग और अंग शैथिल्य धारा 320 में दिए गई 8 किस्मों में से किसी किस्म में आती है तो वो घोरोपति बन जाती है। ये बात हुई उपहत्या की, घोरोपति की। लेकिन इन दोनों धाराओं में ये सिर्फ परिभाषित किया गया है, इसको दंडनीय नहीं बताया गया। फिर दंडनीय कहां बताए गए हैं? तो जब इसमें स्वेच्छा शब्द जुड़ जाता है तो स्वेच्छा उपहत्या कारित करना धारा 321 में दंडनीय बताया गया, 321 में परिभाषित किया गया, और धारा 322 में स्वेच्छा घोरोपति कारित करने को परिभाषित किया गया। यहां भी 321 और 322 में इन्हें परिभाषित ही किया गया है, दंड यहां भी नहीं दिया गया। तो आपको स्वेच्छा उपहत्या कारित करना क्या होती है यह बता दिया गया 321 में, और स्वेच्छा घोरोपति कारित करना क्या होती है यह भी बता दिया गया 322 में। तो दंडनीय कहां है? तो 321 में जो स्वेच्छा उपहत्या कारित करना है उसको दंडनीय बनाया गया 323 में, और स्वेच्छा घोरोपति कारित करना जो कि 322 में परिभाषित किया गया था उसका दंड बताया गया 325 में। यहां तक की बात पूरी हो गई। मैंने आपको सारी धाराओं की बता दिया कि इसमें क्या बताया गया है। तो फिर ये 324 और 326 लाने का क्या प्रयोजन था? क्योंकि स्वेच्छा उपहत्या कारित करना और स्वेच्छा घोरोपति कारित करना तो जब पहले बता दिया गया है तो इसमें लाने का क्या प्रयोजन था? तो धाराओं को पढ़ने के बाद आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हो कि स्वेच्छा उपहत्या कारित करना जब खतरनाक आयुधों और साधनों द्वारा हो तो उसे 324 में, और अगर स्वेच्छा घोरोपति कारित करना खतरनाक आयुधों और साधनों द्वारा हो तो उसे धारा 326 में बताया गया है, दंडित किया गया है। तो पूरी धारा किस पर डिपेंड हो गई दोनों, कि खतरनाक आयुध और साधन क्या होते हैं। बाकी बातें तो आप पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, आप समझ चुके हो। तो खतरनाक आयुध और साधन क्या होते हैं इसको बड़े विस्तार से इन धाराओं के अंतर्गत बताया गया है। मैं सेक्शन में एंटर होता हूं। सेक्शन में लिखा है उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है। ये जो लाइन है वो इन दोनों इस धारा के अपवाद को बताती है। इसी तरह की लाइन आप पढ़ने को आपको मिलेगी 326 में, उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध किया गया है। तो पहले इस धारा की बात करते हैं, अपवादों की बात हम बाद में करेंगे। धारा 324 में लिखा है, मैं आपको बता रहा था कि खतरनाक आयुध और साधन क्या होते हैं वो इन धाराओं में बताए गए हैं। मैं इसके अंतर्गत दिए गए खतरनाक आयुध और साधनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले उपकरण के बेसिस पे, दूसरे नंबर में पदार्थ, और तीसरे नंबर पर जीव जंतु। जो खतरनाक आयुध और साधन हो सकते हैं वो इनको 3 कैटेगरी में धाराओं बताया गया है। सबसे पहली बात करता हूं मैं उपकरण। तो किन किन उपकरणों से स्वेच्छा उपहत्या पहुंचाई जाएगी तो वो खतरनाक आयुध और साधनों से की गई मानी जाएगी। ये इस धारा में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति असन, वेधन, काटना, हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में देखोगे तो असन का मतलब शूटिंग, शूट करना, किसी को दूर से कोई चीज किसी को फेंकना, उसको मारना, शूट करना, ठीक है ना। वेदन का मतलब
उसमें घोपना, घोपने का मतलब उसमें स्टैबिंग कर देना, उसमें कोई चीज घुसाना उसके अंदर, ठीक है ना, ये हुआ वेदन, इसे स्टैबिंग कहा गया। तीसरे नंबर पे आता है काटना, कटिंग, काट देना तलवार से या फिर अन्य कोई धारदार हथियार से। वेदन जो होता है वो भाले से हो सकता है, जिसमें भाला घुसाया जाता है, ठीक है ना, चाकू से हो सकता है, लेकिन जो काटना होता है वो तलवार से होगा या किसी ऐसे धारदार हथियार से होगा जिससे कोई चीज काट दी है, अलग कर दिया है। तो 3 प्रकार के उपकरणों को खतरनाक आयुध और साधन माना गया। बिना नाम गिनाए, वेदन, आसन और काटना, ऐसे उपकरण जो ये 3 कैटेगरी में आते हो, जो 3 तरह का कार्य करते हो, या तो शूटिंग करते हो, स्टैबिंग करते हो, कटिंग करते हो, तो वो खतरनाक उपकरण में शामिल होंगे। अब इन्होंने बोला कि इसके अलावा भी तो खतरनाक हो सकते हैं, तो उसके लिए लिखा गया कि ऐसे आयुधों द्वारा जो कि आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग में लाए जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तो भाई जो उपकरण है, आयुध है, हम उस आयुध को कैसे माने कि वो खतरनाक है? तो उन्होंने बताया कि आयुध ऐसा हो कि अगर उसे आक्रामक आयुध के रूप के तौर पर, अगर आक्रमण के रूप में हम उस आयुध का उपयोग करें, हम किसी के ऊपर अटैक करें, उसे आक्रामक होकर अटैक करें, तो वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य कर दे, ऐसे आयुध को खतरनाक आयुध कहा जाएगा। ये सब आपकी धारा में लिखा है, वही बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उपकरण कितने प्रकार के हो गए? आसन, वेदन, काटने वाले उपकरण, या आयुध कैसा जो अगर आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। ये हुई बात उपकरण की और आयुध की। अब दूसरी बात करते हैं पदार्थों की। तो पदार्थ कैसे हो सकते हैं जो खतरनाक आयुध और साधनों में शामिल किया जाए जिनको? तो अग्नि या तप्त पदार्थ, आग हो सकती है, और कोई तपा हुआ यानी हाई टेम्परेचर की कोई चीज जिससे कोई व्यक्ति बुरी तरह से झुलस जाए, जल जाए, ऐसा अग्नि या कोई तप्त पदार्थ पदार्थों में मैं काउंट करा रहा हूं आपको वो पदार्थ जो खतरनाक है, मैं काउंट करा रहा हूं पदार्थ जो कि खतरनाक आयुध और साधनों में शामिल किए गए हैं। अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, किसी विष या संचारक पदार्थ, विष का मतलब पॉइजनस, संचारक का मतलब ये केमिस्ट्री से लिया गया करोजिव नेचर का, करोजिव नेचर का मतलब ऐसे एसिड हो सकता है इसके अंतर्गत। इसलिए एसिड के संबंध में जब भी हमले होते थे तो उसको पहले 324 और 326 में लेते थे, ठीक है ना, लेकिन अब उनकी धारा अलग से बन गई 326A, 326B। तो संचारक पदार्थ इसमें आएंगे जो करोजिव नेचर के हों, जो अगर किसी के ऊपर पड़ जाएंगे तो उसकी स्किन को खराब कर सकते हैं, उसकी शेप एंड साइज, आकृति को बिगाड़ सकते हैं, इस तरह के संचारक पदार्थ आएंगे। विस्फोटक पदार्थ खतरनाक आयुध साधनों में शामिल किया गया है। अब पदार्थों में 3 तो बता दिए कि विष हो सकता है, संचारक पदार्थ हो सकता है, अग्नितप्त हो सकता है, तो बाकी भी तो हो सकते हैं। तो बाकी के बारे में क्या लिखा? यह ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना, निगलना, जो आपके ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू आपकी श्वास में चला जाए या निगल जाए, मुंह के द्वारा वो निकल लिया जाए, तो रक्त में पहुंचकर मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, ऐसे पदार्थों को भी खतरनाक आयुध और साधन माना गया। ठीक है, उपकरण हो गए, पदार्थ हो गए। तीसरे नंबर पर रखा जीव जंतु। तो किसी भी जीव जंतु द्वारा, जीव जंतु भी खतरनाक हो सकता है, खतरनाक आयुध और साधनों में जीव जंतु को भी शामिल किया गया है। इन प्रकारों से, ऐसे उपकरणों से, ऐसे आयुधों, ऐसे पदार्थ, ऐसे जीव जंतुओं द्वारा अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा उपहति कारित करता है तो धारा 324 में दंडित किया जाएगा। अब दंड का प्रावधान देख लीजिए। 3 वर्ष का किसी भांति कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना। इस धारा का जो अपराध का स्वरूप है उसमें यह धारा संज्ञेय अपराध है, जमानती है, बेलेबल है, बेल हो सकती है। तीसरे नंबर बात आती है ये शमनी भी है, लेकिन शमनी किसके द्वारा होगी? तो जिस व्यक्ति को उपहत किया गया है, जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है, वो व्यक्ति चाहे तो समझौता करके इसको शमनी बना सकता है, कंपाउंडेबल कर सकता है, लेकिन होगा न्यायालय की अनुमति से। और चौथी जो बात आती है वो है कि कौन इसका ट्रायल कर सकता है। तो कोई भी मजिस्ट्रेट इसका विचारण कर सकता है, कोई कैसी कंडीशन नहीं लगाई गई कि कोई विशेष प्रकार का मजिस्ट्रेट करेगा, कोई मजिस्ट्रेट इसका ट्रायल कर सकता है। ये धारा 324 के बारे में सारी बातें हुई। अब एक बात बची है इस धारा के अंदर, 324 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में बंद किया गया है। तो 334 में क्या है, हम 334 आगे पढ़ेंगे।
लेकिन मैं अभी बता देता हूं 334 में इसी धारा का अपवाद है। 334 यह कहता है कि अगर प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, किसी व्यक्ति ने गंभीर अचानक प्रकोपन दिया अभियुक्त को, अभियुक्त ने उस आवेश में आके उस व्यक्ति को क्या किया, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति को स्वेच्छा उपपत्ति कारित कर दी, तो प्रकोपन में हुई, प्रकोपन के आवेश में हुई, जिसने प्रकोपन दिया था उसको हुई। ऐसी दशा में जो दंड का प्रावधान है वो थोड़ा कम है। धारा 334 कहती है कि अगर गंभीर अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित की गई है तो उसके लिए दंड का प्रावधान 1 माह का किसी भांति का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 324 के बारे में सारी बातें हुई। इसी प्रकार की धारा है धारा 326 में खतरनाक आयुधों एवं साधनों द्वारा स्वेच्छा घोरोपति कारित करना। यही प्रकार बताए गए खतरनाक आयुधों साधनों के। मैं इस धारा के को पढ़ाते समय रिवीजन कराता हूं आपको। उपकरण में उन्होंने बताया कोई व्यक्ति किसी का आसन, वेदन या काटने के लिए किसी उपकरण का उपयोग करता है, या ऐसे आयुधों का जो अगर आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग में लाए जाएं तो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य कर दें। ठीक है, ये हो गए उपकरण और आयुध। अब पदार्थ कौन से, तो अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, विष या संचारक पदार्थ द्वारा, विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना, आपके ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू निगलना या फिर रक्त में पहुंचकर क्या कर देगा, मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, ऐसा कोई पदार्थ है तो उसे भी खतरनाक आयुध और साधनों में रखा गया। एक बात और, जीव जंतु द्वारा, जीव जंतु को भी खतरनाक आयुध और साधनों में शामिल किया गया। अगर इसके साथ इन सारे उपकरण, पदार्थ या जीव जंतुओं में से किसी के द्वारा किसी व्यक्ति को अभियुक्त स्वेच्छा घोरोपति कारित करता है तो धारा 326 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। अब दंड का प्रावधान क्या, तो दंड लिखा है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना। ठीक है, इस धारा में भी शुरुआत में लिखा था कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, तो फिर यह अपवाद है धारा 326 का, जिसमें कि अगर गंभीर अचानक प्रकोपन के द्वारा किसी व्यक्ति को उस आवेश में, जिसमें कि गंभीर अचानक प्रकोपन जिस व्यक्ति ने दिया उस व्यक्ति को अगर अभियुक्त स्वेच्छा घोरोपति कारित करता है तो 335 के अंतर्गत जो दंड का प्रावधान है वो थोड़ा कम किया गया है। उसमें 4 वर्ष तक का किसी भांति कारावास या 2000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से धारा 324 और 326 हमारे पूर्व की कुछ धाराओं का सम्मिश्रण है। इसमें अपराध की गंभीरता को इसलिए बड़ा माना गया, दंड का प्रावधान इसलिए ज्यादा किया गया क्योंकि ये खतरनाक आयुधों साधनों से किए गए हैं।